हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए, हम लोगों ने कल यहाँ पर सिटीजनशिप वाला प्रोविजन जो है वो देखा था और आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे बच्चों संसद के बारे में। जी हाँ, हमारे सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भारत की संसद, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करें। तो उसमें हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि भारत की संसद का निर्माण कैसे हुआ है ना, और इसी के साथ साथ यहाँ पर जो संसद है उसमें जो दोनों सदन होते हैं उनकी सदस्य संख्या कितनी होती है, इसके अलावा जो दोनों सदन होंगे हमारे यहाँ पर उनके इलेक्शंस कैसे होंगे, उनके ऑफिसर्स मेन कौन होंगे, इनके बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और साथ ही साथ संसद के कार्य दिवस का विभाजन कैसे होगा, इन सब की डिटेल डिस्कशन हमारे यहाँ पर करना। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों चर्चा संसद के रेफरेंस में। आज यहाँ पर वही मैंने नोट्स लिख रखे हैं ताकि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो सके, इसके लिए आज हम लोग यहाँ पर इसी चीज को फॉलो करेंगे एंड डोंट वरी, हम लोग इसे धीरे धीरे लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक भारत की संसद का प्रावधान वर्णित किया। देखिए, अगर हम देखें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट नंबर 5 जो है उसमें भारत की संसद का प्रावधान वर्णित किया गया है और पार्ट 5 में आर्टिकल नंबर 79 से लगा के 122 तक भारत की संसद के संबंध में प्रावधान वर्णित। अब अगर हम यहां पर देखते हैं बच्चों तो आर्टिकल 79 से 122 में संसद के सारे प्रोविजंस दिए गए, मतलब उनके गठन का प्रावधान भी दिया गया है ना, इनके अधिकारियों के संबंध में प्रावधान भी वर्णित किए गए। इसी के साथ साथ यहां पर ध्यान दीजिएगा संसद में जो हमारे यहाँ पर प्रोसेस होती है, प्रक्रिया चलती है, उसके बारे में प्रावधान भी वर्णित किए। क्योंकि इसके पहले जो है यहाँ पर हम आर्टिकल 77 तक का पोर्शन जो है वो दूसरा है और आर्टिकल नंबर 122 के बाद आर्टिकल 123 में राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति का वर्णन किया गया है और उसके बाद आर्टिकल 124 से सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो जाता है। तो यहां पर जो है 79 से 122 तक भारत की संसद के प्रावधान वर्णित। एक चीज और ध्यान रखने वाली है बच्चों यहाँ पर कि जब भी हम भारत की संसद की बात करते हैं तो लोकसभा की शक्तियां और विधानसभा की शक्तियां ऑलमोस्ट सेम ही है ना, ऑलमोस्ट सेम ही। और राज्यसभा और विधान परिषद की अगर बात की जाए तो इनमें काफी कुछ सेम है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70% भाग सेम है, 30% भाग अलग। तो चर्चा करेंगे यहाँ पर इन सभी के संबंध में। सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल नंबर 79। हम अगर आर्टिकल 79 देखें तो ये संसद के गठन का प्रावधान वर्णित करता है। ठीक है, चल, ये जो है ये हमें संसद का गठन बताता है, किस तरीके से संसद का गठन किया जाए। तो ध्यान दीजिए, संसद का गठन किस किस से मिलकर होगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस भारत का राष्ट्रपति। तो यहां पर इन्होंने क्या कहा है, संसद किस किस से मिलकर बनी होगी, ये लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर बनी। लोकसभा जिसे निचला सदन कहा जाता है और राज्यसभा जिसे उच्च सदन कहा जाता है। अब वास्तव में देखा जाए बच्चों तो यहां पर लोकसभा और राज्यसभा के लिए जो ये वर्ड्स यूज किए गए हैं, निचला सदन और उच्च सदन, ये भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली यहां पर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लोअर हाउस कहा जाता है हमारी लोकसभा को और अपर हाउस कहा जाता है हमारी राज्यसभा। उसके कई कारण हो सकते हैं ना, जिनमें से एक कारण यह है कि लोकसभा एक अस्थायी सदन है, यानी टेम्पररी हाउस। टेम्पररी हाउस का मतलब क्या है, यहाँ पर लोकसभा भंग की जा सकती है। जी हाँ, हम देख चुके हैं राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग किए जाने का प्रावधान होता है, तो लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर सकता है, जबकि राज्यसभा तो एक स्थायी सदन है, इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो क्या देखा हमने यहाँ पर, लोकसभा और राज्यसभा जैसे जो दो सदन है उनमें, और साथ ही साथ उनके भारत का राष्ट्रपति। तो आप इसे एक दूसरे वे में समझ सकते हैं, जब हम कहते हैं कोई भी अधिनियम संसद द्वारा पास हुआ, कोई भी संविधान संशोधन संसद द्वारा किया गया, तो संसद मतलब क्या, किसकी बात हो रही है, तो आर्टिकल 79 कहता है उसमें लोकसभा, राज्यसभा और भारत का राष्ट्रपति तीनों का अपना अपना रोल है, तीनों की अपनी अपनी भूमिका है, उन्हीं के बेसिस पर वो यहां पर चलते। तो क्या ध्यान रखना है हमें यहाँ पर, लोग जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पर समझे कि कोई कानून का बिल आया या संविधान संशोधन का बिल, आप देखिए संविधान संशोधन कानून के बिल में एक 24वां संविधान संशोधन जो है वो एक बड़ा अंतर पैदा करता है। तो हम पहले यहाँ पर कानून के बिल की बात करें, तो जब भी कानून का कोई बिल आया तो ऐसा बिल लोकसभा राज्यसभा कहीं पर भी इनिशिएट किया जा सकता है। एक सदन मान लीजिए लोकसभा में इनिशिएट हुआ, लोकसभा में पास हुआ, फिर वो गया राज्यसभा में, राज्यसभा में भी पास हुआ, फिर वो गया भारत के राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के संबंध में हमने देखा 3 प्रकार की वीटो शक्ति होती है, आत्यांतिक या पूर्ण वीटो,
निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो। अगर इनमें से किसी भी वीटो शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा न किया जाए, उस पर अपनी सहमति प्रदान की जाए, तो ये क्या माना जाता है कि वो बिल क्या बन गया, कानून। मतलब संसद द्वारा उस कानून का निर्माण किया गया। या संविधान संशोधन के रेफरेंस में बात करें तो हम ये भी जानते हैं, आर्टिकल 368 की प्रोसेस हम पढ़ चुके हैं कि संविधान संशोधन का बिल संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, ऐसा बिल जो है लोकसभा में लाया गया, लोकसभा में पास हुआ, राज्यसभा में गया, राज्यसभा से पास हुआ, दोनों से अलग अलग पास होगा, उसके बाद गया भारत के राष्ट्रपति के सामने। अब यहीं पर मैंने ये बात कही कि 24वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति की पोजीशन में डिफरेंस पैदा कर दिया, क्योंकि 24वां संविधान संशोधन कहता है राष्ट्रपति द्वारा यहां पर संविधान संशोधन बिल पर अपनी स्वीकृति दिया जाना अनिवार्य है। याद होगा बच्चों आपको, 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के केस के प्रभाव को समाप्त करने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा लाया गया, और उसमें यहां पर क्या कहा गया, उसमें यहां पर कहा गया भारत का राष्ट्रपति जो है उसे कोई वीटो शक्ति प्राप्त नहीं है जब भी संसद के दोनों सदनों से संविधान संशोधन का कोई बिल पास होकर आता। तो ओवरऑल जब हम कहते हैं कि संसद को संविधान में संशोधन की शक्ति प्राप्त, चलिए थोड़ा लेटेस्ट वाला देख लेते हैं, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो 2023 का है, उसके माध्यम से हमने देखा कि यहां पर लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो आरक्षण के संबंध में यहां पर किसे शक्ति प्राप्त है, संसद को। तो संसद ने पास किया, तो हमने देखा तब यहां पर क्या हुआ, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लोकसभा से अलग पास हुआ, राज्यसभा से अलग पास हुआ, राष्ट्रपति को स्वीकृति देने के लिए बात थी, तो उन्होंने अपनी स्वीकृति दी और इस तरीके से ये बन गया एक अधिनियम। तो ये है आर्टिकल नंबर 79 जो इसी संबंध में बात करता है, जो कहता है कि संसद का गठन किस किस से मिलकर होगा, ये बनेगी लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। हमने देखा सामान्यतः लोकसभा को निचला और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी वर्णित नहीं है। एंड नेक्स्ट, निचला सदन लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा, जबकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। ठीक, चलिए अब यहां पर इंडिविजुअल्स आर्टिकल्स बात, पहले ध्यान दीजिएगा, प्रथम लोकसभा चुनाव जो है हमारा संविधान, देखो आपको पता होगा भारत के आजाद होने के बाद में हमारे यहाँ अंतरिम संसद बनी थी, यहाँ टेम्परेरी गवर्नमेंट जो बनी थी, टेम्परेरी पार्लियामेंट जो बनी थी, वो थी संविधान सभा ही अंतरिम संसद के रूप में कार्य कर रही थी, है ना। तो यहाँ पर 1951-52 में पहले जनरल इलेक्शंस हुए, लोकसभा के आम चुनाव। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 1950 में जब हमारा संविधान लागू हुआ, निर्वाचन संबंधी प्रावधान लागू हुए, उसके बाद लोकसभा के चुनाव हुए 1951-52 में, और अप्रैल 1952 में हमारी पहली निर्वाचित संसद जो है वो अस्तित्व में आ गई। अब पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई और उसके बाद से फिर रेगुलर वे में हमारे यहाँ लोकसभाएं चल रही हैं, राज्यसभा चल रही। ध्यान दीजिएगा, हम क्या कहते हैं, वर्तमान में कौन से नंबर की लोकसभा है, तो हम कहते हैं 18वें नंबर की लोकसभा चल रही। लेकिन वर्तमान में कौन से क्रमांक की राज्यसभा है, क्या ऐसा पूछा जा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं पूछा जा सकता। और उसका मेन कारण यहाँ पर यह है बच्चों कि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, वो कभी भंग होता ही नहीं, इसलिए वो तो जो स्थापित हुआ तब से वो चल रहा है, लेकिन लोकसभाएं भंग होती हैं और इसलिए यहाँ पर हम नंबर यहाँ पर ध्यान रख सकते। अब इसी तरीके से आर्टिकल्स में राज्यसभा और लोकसभा दोनों के स्पेसिफिक प्रोविजंस दिए। सबसे पहले आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा की बात करता है। जी हाँ, राज्यसभा संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 1 आप आर्टिकल नंबर 80 में दिए गए। देखते हैं इसकी अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 250 सदस्य। तो क्या कहा है यहाँ पर कि राज्यसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते, 250 मेंबर्स हो सकते हैं, ऐसा मेंशन किया गया है किसमें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इन 250 में से कहां से कितने सदस्य होंगे, तो 238 सदस्य निर्वाचित होंगे और 12 सदस्य मनोनीत। जरा याद करिए राष्ट्रपति का निर्वाचन, हमने देखा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल नहीं है, तो हमने देखा था केवल निर्वाचित सदस्य शामिल है, लेकिन ये मनोनीत सदस्य शामिल नहीं है। तो यहां पर राज्यसभा निर्वाचित और मनोनीत दोनों प्रकार के सदस्यों से मिलकर बनी एक सभा है, जिसके संबंध में यहां पर कहा गया है कि इसमें 238 निर्वाचित सदस्य होंगे और 12 मनोनीत। अभी निर्वाचित सदस्य कहां से होंगे, तो ये निर्वाचित सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से।
है ना। और मनोनीत सदस्यों की बात करें तो मनोनीत सदस्य को कौन मनोनीत करेगा, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। अब इनकी डिटेल्स भी हम आगे देखने वाले बच्चों अगली स्लाइड में, बट यहां पर याद रखिएगा कि लोकसभा में और राज्यसभा में केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों से मिलाकर 238 मेंबर होंगे और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है, पहले यहां पर क्या प्रावधान था कि लोकसभा में केवल ये 238 सदस्यों का जो क्लॉज है, इस तरह का क्लॉज केवल राज्यों से लिए जाने का प्रावधान। यहां एक संख्या थी, जो संख्या कहती थी कि राज्यों से ही यहां पर निर्वाचित किए जाएंगे सदस्य, कहां पर, राज्यसभा। लेकिन अब हमने देखा कि राज्य भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी, तो ये प्रावधान कब जोड़ा गया, है ना। 7वें संविधान संशोधन 1956, जी हां, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 द्वारा प्रावधान किया गया कि राज्यसभा में यूटीज को भी सीट्स अलॉट की गई। हालांकि सारे यूनियन टेरिटरीज के पास सीट्स नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी जिन यूनियन टेरिटरीज को राज्यसभा की सीटें अलॉट की गई हैं, उनका प्रावधान कब जोड़ा गया, यह प्रावधान जोड़ा गया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956 द्वारा। इसीलिए मैंने आपसे कहा बच्चों कि अमेंडमेंट वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट वाला पोर्शन पूरे कॉन्स्टिट्यूशन पर छाया है, हर जगह वो देखने को मिलता है। ठीक है, चल, तो हमने क्या देखा, 250 होती है अधिकतम संख्या हो सकती है, जिनमें से 238 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होंगे और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। लेकिन अगर हम यहां पर बात करें तो 7वें संविधान संशोधन द्वारा जो प्रावधान जोड़ा गया वो यूनियन टेरिटरीज का, लेकिन वर्तमान में राज्यसभा की संख्या कितनी है, तो वर्तमान संख्या है 245। जी हाँ, वर्तमान में राज्यसभा की स्ट्रेंथ 245 है, जिनमें से 229 राज्यों से, 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। तो 245 का डिवाइडेशन कुछ इस तरीके से किया गया है कि 245 मेंबर्स में से 229 मेंबर्स स्टेट से हैं, 4 यूनियन टेरिटरीज से हैं और 12 जो है वो मनोनीत है राष्ट्रपति द्वारा। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये जो है और ये जो है, दोनों में पावर्स में थोड़ा सा डिफरेंस है ना। तो यहां पर ये जो 229 प्लस 4 यानी 233 मेंबर्स हैं, ये यहां पर क्या होंगे, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल है। हमने देखा था लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सांसद, ये वही निर्वाचित सांसद है राज्यसभा के, ये किस में शामिल है, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल। और जब आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाएगी, तो महाभियोग की प्रक्रिया में भी ये निर्वाचित सांसद मतलब राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। ठीक है बच्चों, क्या देखिए हमने दो चीजें कि सबसे पहला है 229 स्टेट और 4 यूनियन टेरिटरी से प्रेजेंटली हमारे यहाँ पर राज्यसभा में है मेंबर। राज्यसभा में है ना, ये जो केंद्र शासित प्रदेश से और राज्यों से प्रतिनिधि होते हैं, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं और साथ ही साथ ये महाभियोग में भी भाग लेते हैं। लेकिन अगर हम मनोनीत सदस्यों की बात करें, जो कि राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं 12 सदस्य, इनकी फील्ड्स कौन सी, बड़ा महत्वपूर्ण है, पूछा गया क्वेश्चन है। साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा। जी हाँ, लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स एंड सोशल सर्विस, ये वो फील्ड्स है जिन फील्ड से यहां पर राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन किया। तो इसीलिए हमें कभी यहाँ पर रेखा नजर आई, कभी सचिन तेंदुलकर नजर आए और कभी जया बच्चन भी यहाँ राज्यसभा मेंबर के रूप में नजर आती थी। कैसे पॉसिबल हुआ ये सब, क्योंकि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से यहाँ पर 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। लेकिन इन 12 मेंबर्स का राष्ट्रपति के संबंध में कुछ अलग प्रावधान। याद रखिए, ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं है, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में ये 12 सदस्य भाग नहीं लेते, लेकिन ये महाभियोग में शामिल है, मतलब ये राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की प्रक्रिया अर्थात महाभियोग में भाग लेते। तो बड़ा महत्वपूर्ण पोर्शन चल रहा है बच्चों। क्या बोला हमने यहाँ पर कि आर्टिकल नंबर 80 जो है राज्यसभा सीटों की बात कर रहा है और राज्यसभा में यहाँ पर टोटल कितने हैं मेंबर्स, तो उन्होंने कहा प्रेजेंटली 245 है, जिनमें से 229 स्टेट से और 4 यूनियन टेरिटरीज से। ये निर्वाचित सदस्य, और ये निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेते और उसके महाभियोग में भी भाग लेते।
12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड मेंबर जो कि साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र के हो सकते हैं। और ये जो है ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो भाग नहीं लेते लेकिन महाभियोग में भाग लेते हैं। तो यह है राज्यसभा की अधिकतम और न्यूनतम संख्या वाला क्लॉज कि राज्यसभा सीटें चौथी अनुसूची में बताई गई हैं और चौथी अनुसूची में कितनी सीट सबसे ज्यादा है वो उत्तर प्रदेश के पास है 31। मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश हर चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता। उत्तर प्रदेश जो है वो यहाँ पर सबसे ज्यादा सीटें रखता है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है वहां 403, सबसे ज्यादा लोकसभा सीट है वहां 80 और सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट है वहां 31। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर याद रखना। ठीक, इसके बाद ध्यान रखिएगा ये जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। इनका जो इलेक्शन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अब ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित मतलब इन्हें कौन चुनता है? तो याद रखिए विधानसभा सदस्यों द्वारा। ये पर्टिकुलरली अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये इन 229 की बात हो रही है। जी हाँ, ये 229 मेंबर जो राज्यों से है वो किसके द्वारा चुने जाएंगे? वो चुने जाएंगे किसके माध्यम से? उस राज्य में जो विधानसभा, उस विधानसभा के सदस्यों के माध्यम। लेकिन ये जो 4 सीट यूनियन टेरिटरीज की है इनका भी इलेक्शन तो इनडायरेक्ट होगा लेकिन इनको किसके माध्यम से चुना जाएगा इसका निर्धारण संसद विधि के माध्यम से करेगी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पर कि राज्यसभा में जो सदस्य हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होंगे और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य राज्यों में विधानसभाओं के माध्यम से चुने जाएंगे, विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाएंगे और यूनियन टेरिटरीज में उन सदस्यों द्वारा जिनके संबंध में संसद विधि के माध्यम से निर्धारित कर। ये कॉन्सेप्ट है, याद है। तो ये है बच्चों आर्टिकल 80 अर्थात राज्यसभा। चलिए एक बार देख लेते हैं हमने क्या देखा आर्टिकल 80 में राज्यसभा में। हमने देखा आर्टिकल 80 राज्यसभा के गठन की बात करता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 है। इनमें से 238 सदस्य निर्वाचित होते हैं और 12 मनोनीत होते हैं। ये 238 जो मेंबर्स निर्वाचित होते ये राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से होते, जबकि 12 सदस्य जो मनोनीत होते वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किए जाते। 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यूनियन टेरिटरीज का प्रावधान जो है वो जोड़ा गया। इसके बाद याद रखिए वर्तमान संख्या कितनी है राज्यसभा की? 245 है। इसमें से 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे जो कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में भी शामिल होंगे और महाभियोग में भी शामिल। लेकिन ये जो 12 सदस्य हैं इन्हें राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट किया जाएगा। ये 12 सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र से होंगे और ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में तो शामिल नहीं होंगे लेकिन उसके महाभियोग में पार्ट लेंगे। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सीटों का हमने देखा प्रावधान चौथी अनुसूची में किया गया है। 4th शेड्यूल में राज्यसभा सीटें हैं और देश में सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट उत्तर प्रदेश के पास है 31, लेकिन कम वाले तो लगभग 9 से 10 राज्य जहां केवल एक ही सीट है। अब याद रखिएगा यहाँ पर ये जो सदस्य हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होने के कारण यहाँ पर किसके द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं राज्यों वाले, और यूनियन टेरिटरीज वाले कहां से निर्वाचित किए जाते हैं? जिन्हें संसद द्वारा निर्धारित किया जाए उस माध्यम से। यह है राज्यसभा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 81 अर्थात लोकसभा के संबंध। ध्यान दीजिए, जैसे हमने अभी राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250, उसमें से कहां से कितने सदस्य होंगे ये देखें। उसी प्रकार से लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 550 मेंबर्स हो सकते। ठीक है, तो 550 सदस्य अधिकतम लोकसभा में हो सकते, जिनमें से 530 राज्यों से होंगे और 20 यूनियन टेरिटरी से होंगे। ये प्रावधान याद रखें। ठीक है, तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है राज्यसभा की? लोकसभा की 550 हो सकती है, जिनमें से 530 राज्यों से और 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी से होते। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पर हमारे यहां पर पहले इसमें जो प्रावधान था वो प्रावधान 552 का था। जी हाँ, अधिकतम संख्या जो परमिसिबल थी वो 552 थी और ये 552 से 550 क्यों हो गई? क्योंकि यहां पर जो है पहले 2 एंग्लो इंडियन का क्लॉज था जिसे बाद में हटा दिया गया।
ये देख पा रहे हैं 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आंग्ल भारतीय अर्थात एंग्लो इंडियन जो है उनकी 2 सीटों का आरक्षण का प्रावधान समाप्त किया। हम पढ़ चुके हैं संविधान संशोधन में कि 2 एंग्लो इंडियन जो थे यानी आंग्ल भारतीय जो थे उनके लिए यहां पर सीटें रिजर्व करने का क्लॉज था, मतलब राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किए जाने का प्रावधान, और इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा इस प्रावधान को समाप्त किया या आगे नहीं बढ़ाया गया? मैंने आपसे बताया ना आगे नहीं बढ़ाया गया था वास्तव में, तो इसलिए उसे समाप्त कंसिडर कर रहे। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के माध्यम से जब SC ST के आरक्षण को आगे बढ़ाया, उस समय इन एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया। एक बात और याद रखिएगा बच्चों, इनिशियली ये प्रावधान भी 10 वर्षों के ही लिए आया था। 1950 में जो एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करने का क्लॉज था ये केवल 10 वर्षों के लिए था, अर्थात केवल कब तक के लिए था? 1960 तक के लिए, जिसे समय समय पर विभिन्न संविधान संशोधनों द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा। लेकिन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2019 के माध्यम से SC ST रिजर्वेशन को तो एक्सटेंड कर दिया गया, किंतु एंग्लो इंडियन के नॉमिनेशन का जो क्लॉज है उसे एक्सटेंड नहीं किया गया, और इस तरीके से भारत में लोकसभा में एंग्लो इंडियन वाला क्लॉज जो है वो समाप्त हो गया, मतलब उनका नॉमिनेशन या आप कह सकते हैं उनका रिजर्वेशन ये खत्म। ठीक है, अब ये तो हमने बात करी एंग्लो इंडियन, तो हमने क्या देखा? कितनी संख्या है? अधिकतम 550, जिसमें से 530 राज्य और 20 मेंबर केंद्र शासित प्रदेशों से होंगे। लेकिन वर्तमान संख्या कितनी है? ये 543 है। याद रखिएगा ये भी पहले 545 थी जब एंग्लो इंडियन थे, तो यहां पर ये वर्तमान संख्या कितनी है लोकसभा की? ये 543 है, जिनमें से 530 मेंबर्स स्टेट से और 13 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से चुने जाएंगे। तो 530 सदस्य राज्यों से और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाएंगे। ये प्रावधान भी यहां पर किया गया, और इस तरीके से यहां पर लोकसभा की संरचना का वर्णन किया गया। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 परमिसेबल है, जिनमें से 530 स्टेट और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरी से हो सकेंगे। लेकिन प्रेजेंट स्ट्रेंथ कितनी है? 543 है, जिनमें 530 तो स्टेट्स है, यूनियन टेरिटरी से परमिसेबल 20 है, लेकिन प्रेजेंटली कितने हैं? 13 सदस्य। इस प्रकार से 543 सदस्य। ये भी ध्यान रखेंगे 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के माध्यम से यहां पर 2 एंग्लो इंडियन की सीट के रिजर्वेशन वाला क्लॉज समाप्त किया। अब ध्यान दीजिएगा, इनका जो निर्वाचन होगा लोकसभा के मेंबर्स का, वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा, प्रत्यक्ष निर्वाचन। जी हाँ, जो प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा सीटों में डिवाइड किया जाएगा और यहां से उनका प्रत्यक्ष निर्वाचन होगा। एक कंसेप्ट और याद रखिएगा, 2026 तक के लिए सीटें जो है निर्धारित कर दी जा चुकी हैं। जी हाँ, 2026 तक सीटों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2026 के बाद जो होगा, जब जनगणना होगी उसके बाद परिसीमन होगा, और उस परिसीमन के बाद इनकी सीटों की संख्या में परिवर्तन संभव है। लेकिन वर्तमान में 2026 तक तो यहां पर सीटों की संख्या निर्धारित की जा चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है प्रावधान अवधि अर्थात कार्यकाल के संबंध। महत्वपूर्ण प्रावधान है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों का कार्यकाल कितना होगा, दोनों की अवधि कितनी होगी, उसके संबंध में प्रावधान वर्णित किया गया। याद रखिए, लोकसभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है। तो ये यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष है, ये अपनी पहली बैठक से होता है। मतलब जब से लोकसभा चुनाव हुए तब से इसकी गणना नहीं होती है। ये लोकसभा का कार्यकाल का जो गिनती है ये अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है, और 5 वर्ष के पूर्व भी लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। तो राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष के पूर्व भी लोकसभा भंग की जा सकती है, और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है कि ये क्या है? एक अस्थायी सदन। डेफिनेटली, क्योंकि लोकसभा भंग होने वाला सदन है, इसे भंग किया जा सकता है, और इसे कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति भंग कर सकता है। इसलिए हम क्या कह रहे हैं? लोकसभा एक कैसा सदन है? लोकसभा एक अस्थायी सदन। ठीक, इसके बाद याद रखिए, अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो, राष्ट्रीय आपातकाल, मतलब आर्टिकल नंबर 5352 की बात हो रही, पढ़ चुके हैं हम लोग।
आर्टिकल 352 की स्थिति हो, राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो और उस समय देश में जो लोकसभा उसका कार्यकाल समाप्त हो, तो क्या होगा? इन दैट कंडीशन लोकसभा चुनाव हो नहीं सकते, एक बार में 1 वर्ष तक के लिए कार्यकाल को एक्सटेंड किया जाए। ध्यान से समझिए बच्चों, क्या बोला मैंने आपको? या अगर जिस टाइम लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो, जैसे अभी हमने देखा 2024 में हमारे यहाँ लोकसभा इलेक्शंस हुए थे, तो अगर मान लीजिए जब 2024 में हमारे यहाँ पर कार्यकाल समाप्त हो रहा था लोकसभा का, उस समय भारत में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई, चाहे युद्ध के कारण होती, बाह्य आक्रमण के कारण होती, सशस्त्र विद्रोह कारण, किसी भी कारण लेकिन भारत में क्या लगी होती? नेशनल इमरजेंसी लगी होती। तो क्या लोकसभा चुनाव तब हो पाते? जवाब है बिल्कुल नहीं। उस समय लोकसभा का कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया जाता, आगे बढ़ा दिया जाता, कितना? 1 वर्ष तक। जी हाँ, एक बार में 1 वर्ष तक के लिए आगे बढ़ा दिया जाता लोकसभा का कार्यकाल। और याद रखिएगा, ऐसे एक एक वर्ष करके कितने भी टाइम के लिए उसे आगे बढ़ाया जा सकता था, इसकी कोई पर्टिकुलर लिमिट यहां पर नहीं दी। पर मुद्दा ये एक बार में 1 वर्ष, मान लीजिए 2024 में हुआ तो 2025 तक के लिए बढ़ा दी। 2025 में जब वापस हुआ उस समय भी इमरजेंसी कंटिन्यू थी, तो 2026 में इमरजेंसी 2027, क्योंकि हमने देखा एक एक वर्ष करके तो नेशनल इमरजेंसी को आगे बढ़ाया जा सकता है, हर 6 महीने में पीरियोडिकल अप्रूवल चाहिए। तो यहां पर लोकसभा का कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ा। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी खत्म हुई, राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हुआ, उसकी समाप्ति पर 6 माह बाद कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर उन्होंने क्या कहा? जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगी उसके 6 महीने बाद, आपातकाल के समाप्ति के 6 महीने बाद जो लोकसभा का कार्यकाल है वो भी समाप्त हो जाएगा। इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यहां पर यह हुआ कि यहां पर लोकसभा के चुनाव के बाद यहां पर लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे, चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की डिक्लेरेशन कर दे। तो हमने क्या देखा है? लोकसभा की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है अपनी पहली बैठक। ये 5 वर्ष पूर्व भी राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है, अतः ये एक अस्थायी सदन है। दूसरी बात, यहां पर अगर देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हो जब लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तब, तो उस समय इसका कार्यकाल एक बार में 1 वर्ष तक के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन एक एक साल करके कितना भी बढ़ाया जा सकता है। बट यहां पर जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा उसके बाद 6 महीने के बाद यहां पर लोकसभा का कार्यकाल भी समाप्त होगा, यानी लोकसभा इलेक्शंस हो जाएगी। यह है लोकसभा का कार्यकाल। अब बात करते हैं राज्यसभा के कार्यकाल। तो राज्यसभा का कार्यकाल तो भाई अनिश्चित होता है, क्योंकि वो तो भंग होता ही नहीं। जो चीज भंग ही नहीं हो सकती उसका कार्यकाल आप मेजर कैसे करोगे? इसलिए मैंने अभी आपसे क्या कहा यहां पर, अब यहां पर क्या बात करते हैं? लोकसभा के संबंध में यहां पर ऐसा पूछा जाता है कि भाई लोकसभा का कार्यकाल कितना है, वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही? तो वर्तमान में हमने देखा 18वीं लोकसभा चल, क्योंकि हर 5 वर्ष की समाप्ति पर भी लोकसभा को भंग तो होना ही है। भले ही सेम सरकार जीते, सेम पार्टी जीते, सेम प्रधानमंत्री बने, मंत्रियों में भी कोई परिवर्तन ना है, लेकिन वो लोकसभा 5 वर्ष बाद समाप्त हो चुकी। जैसे अगर हम देखें 2014 से भारत में एक ही दल भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो आपके यहां पर जो 16वीं लोकसभा है, 17वीं लोकसभा है और वर्तमान 18वीं लोकसभा, तीनों ही लोकसभाओं में मेजॉरिटी पार्टी कौन सी? भारतीय जनता पार्टी। और प्रधानमंत्री कौन बने? श्री नरेंद्र मोदी जी। लेकिन लोकसभाएं बदल चुकी हैं। 2014 से 19 तक थी 16वीं, 19 से 24 तक थी 17वीं और वर्तमान में जो चालू हुई है 24 से 29 तक की है 18वीं लोकसभा। तो इसीलिए लोकसभा कैसा है? भंग होने वाला सदन है, इसलिए अस्थायी। राज्यसभा में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि मैं आपसे पूछूं वर्तमान में कौन से क्रमांक की राज्यसभा चल रही, क्योंकि राज्यसभा क्या है? अनिश्चित कार्यकाल होता है। हाँ, राज्यसभा तो भंग नहीं होती, पर सदस्यों का कार्यकाल जरूर निर्धारित होता है। तो याद रखिए, सदस्यों का कार्यकाल फिक्स होता है, वो कितना होता है? 6 वर्ष। जी हाँ, राज्यसभा का कार्यकाल तो अनिश्चित है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल फिक्स है 6 वर्ष, और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य यहां पर सेवानिवृत्त हो जाते। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट। अब यहां पर ऐसे रिटायर्ड होने जैसा कोई कॉन्सेप्ट तो है नहीं। यहां पर उन्होंने क्या कहा है? सीधा सीधा सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई यहां पर राज्यसभा जो है, राज्यसभा के रेफरेंस में उन्होंने कहा है कि यहां पर जो इनका अनिश्चित कार्यकाल है राज्यसभा का, लेकिन मेंबर्स का टेन्योर फिक्स है। कितना फिक्स है? यहां पर 6 वर्ष, और हर दूसरे वर्ष में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त
हो जाते। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो सेवानिवृत्त सदस्य हैं वो पुनः नियुक्ति हेतु पात्र होते। मतलब अगर आप कोई व्यक्ति है जो राज्यसभा के सदस्य के पद से सेवानिवृत्त हो चुका है, क्या वो वापस राज्यसभा का मेंबर बन सकता है? 6 साल का कार्यकाल कंप्लीट हुआ, उसके बाद यहां से वो सेवानिवृत्त हो गया, एक तिहाई मेंबर सेवानिवृत्त होते, क्या वापस से राज्यसभा का मेंबर बन सकता है? तो जवाब है बिल्कुल बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर राज्य विधानसभा के सदस्यों द्वारा उसे यहाँ पर चुना जाता है, तो वापस से राज्यसभा का मेंबर बन सकता है, पुनः नियुक्त हो सकता है। तो मेंबर की पुनः नियुक्ति का प्रावधान तो दोनों में बनानी, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में ही सदस्य पुनः नियुक्त हो सकते हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर नहीं लगा है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये लोकसभा जो है ये भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, ये एक स्थायी सदन है। तो ये है अवधि यानी कार्यकाल संबंधी प्रावधान आर्टिकल नंबर 83 में मेंशन किया गया। क्या बोल रहा है? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष का होता है, लेकिन लोकसभा जो है उसे 5 वर्ष पूर्व भी भंग किया जा सकता है और 5 वर्ष के पश्चात भी राज्यसभा भंग लोकसभा भंग होती है। दोनों काम राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं और इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ये एक अस्थायी सदन। फिर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आर्टिकल 352 के अनुसार कहते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल में एक बार में 1 वर्ष तक के लिए लोकसभा का कार्यकाल बढ़ जाएगा, लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त हुआ है ना, उसके बाद यहां पर क्या हो जाएगा? 6 महीने बाद कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित होता है, ये ध्यान रखिएगा यहां पर, और यहां पर राज्यसभा इसीलिए कभी भी भंग नहीं होती। जब भंग ही नहीं होगी तो कार्यकाल तो अनिश्चित ही होगा। फिर यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यसभा का कार्यकाल अनिश्चित है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल अनिश्चित नहीं है। सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 6 वर्ष के लिए निर्धारित होता है, एक बात। और दूसरी बात यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक दूसरे वर्ष इसके 1/3 मेंबर्स यानी 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड आर्टिकल नंबर 83, जो कि राज्यसभा और लोकसभा की अवधि की बात करता है। चलिए अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 84 की, जो लोकसभा और राज्यसभा का मेंबर बनने की योग्यताओं की बात कर। देखिए बच्चों, यहां पर बेशक हम लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स की प्रावधान पढ़ रहे हैं, लेकिन यही प्रावधान वहां पर विधानसभा और विधान परिषद के लिए भी ऑलमोस्ट यही लागू। तो योग्यताएं जो यहाँ लोकसभा की वही विधानसभा की वहां बताई गई, और यहाँ जो राज्यसभा की वहां वो विधान परिषद की भी बताई। तो ध्यान दीजिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 3 योग्यता। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका। और तीसरा, अन्य जो संसद द्वारा विधि के माध्यम से निर्धारित की जाए। ठीक है, तो अगर वो जो पर्सन है वो न्यायालय द्वारा विकृत चित्त घोषित किया गया, विकृत चित्त घोषित किया गया है ना, या फिर दूसरा न्यायालय ने उसे दिवालिया निर्णित किया दिवाला अधिनियम के तहत, या फिर है ना किसी अन्य देश की नागरिकता को उसने स्वीकार लिया हो, या फिर आपराधिक विधि में 2 वर्ष या उससे अधिक के दंड से उसे दंडित किया गया हो, या दल बदल विरोधी कानून के आधार पर उसे अपने पद के अयोग्य घोषित माना जा सकता है। सवाल यह है, बहुत महत्वपूर्ण बात चल रही है, पूरा ध्यान नहीं रखिएगा। सवाल यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो निर्योग्य है या नहीं लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, इनका निर्धारण कौन करे? तो देखिए अगला पॉइंट यहां पर जो लिखा हुआ है कि निर्योग्यता के प्रश्न का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। मतलब कोई भी सदस्य क्या लोकसभा राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए निर्योग्य है, इस प्रश्न का निर्धारण कौन करेगा? ऐसे प्रश्न का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। लेकिन क्या राष्ट्रपति को ऐसी कोई विवेकाधीन शक्ति, तो हम तो सभी जानते हैं राष्ट्रपति को विवेकाधीन शक्तियां बहुत कम है, तो राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति नहीं है। भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से है ना वो यहां पर ऐसा करेगा। परामर्श वर्ड है, परामर्श का बाध्यकारी होना नहीं होने का कॉन्सेप्ट नहीं है। परामर्श केवल कंसल्टेशंस होते हैं, परमिशंस नहीं होती। ठीक है, तो यहां पर कोई भी व्यक्ति जो है क्या वो लोकसभा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए निर्योग्य है, इस प्रश्न का निर्धारण कौन करेगा? भारत का राष्ट्रपति करेगा, भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श।
सेकंड बात यहां पर याद रखिए, दल बदल के आधार पर, यानी जो आखिरी वाला ग्राउंड जो बाद में जुड़ा, अगर दल बदल के आधार पर नियोग्यता का निर्धारण करना हो तो फिर इसको निर्धारित राष्ट्रपति नहीं करेगा। लोकसभा की दशा में अध्यक्ष और राज्यसभा की दशा में सभापति द्वारा इसका निर्धारण किया जाएगा। ध्यान दीजिए, दल बदल के प्रश्न पर नियोग्यता का निर्धारण लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा और राज्यसभा के मेंबर्स की कंडीशन में सभापति यानी चेयरमैन द्वारा निर्धारित किया जाएगा। ये है आपके आर्टिकल 101, 102 के लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स के डिस्क्वालिफिकेशन। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, लोकसभा राज्यसभा का कोई मेंबर, संसद का कोई सदस्य क्या निर्योग्य घोषित करना है, इस प्रश्न का डिटर्मिनेशन राष्ट्रपति करेगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कंसल्टेशन से। दूसरी बात यहां पर, दल बदल के प्रश्न पर निर्योग्यता का निर्धारण अगर वो मेंबर लोकसभा का है तो अध्यक्ष द्वारा, और अगर वो मेंबर राज्यसभा का है तो स्पीकर ऑफ राज्यसभा द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा। ये है कॉन्सेप्ट यहां। चलिए, आई होप आप लोगों को यहां तक का पोर्शन समझ में आया हो। आज काफी स्लो ही चल रहा हूं मैं यहाँ पर ना, काफी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे पिछली बार की बात याद है, अंजलि को यहाँ पर लग रहा था कि इससे थोड़ा स्पीड बढ़ रही थी, तो इसलिए इस बार मैंने काफी धीरे रखा है। ठीक, चले अब बात करते हैं गण पूर्ति अर्थात कोरम के संबंध। गण पूर्ति याद रखिए, आर्टिकल नंबर 100 वही गण पूर्ति का प्रावधान जिसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा हटा दिया गया था और 44वें यानी 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 द्वारा वापस जोड़ दिया। तो ये गण पूर्ति आर्टिकल 100 में है और कहता है संसद का सत्र प्रारंभ करने या चालू रखने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य अनिवार्य है। देखो, राज्य विधानमंडलों में 1/10 या कम से कम 10 सदस्य, वहां अलग क्लॉज, यहां पर वो दूसरा वाला पॉइंट नहीं, यहां पर केवल क्या कहा, अगर संसद का सत्र चालू करना है या संसद के सत्र को कंटिन्यू रखना है तो यहां पर आपको कितने उस सदन की सदस्यता के 1/10 सदस्य अनिवार्य होंगे यहां पर उस सदन में, तभी जाकर वो सदन की कार्यवाही प्रारंभ होगी या कंटिन्यू रखी जाएगी। और ये जो मिनिमम स्ट्रेंथ है ये कहलाती है कोरम। ये बात याद रखें, ठीक है बच्चों। तो कोरम गणपूर्ति जो कि आर्टिकल 100 में है। अब मैं बार बार वो बातें मैंने यहां मेंशन नहीं करी कि 42वें से हटाया, 44वें से जोड़ा, क्योंकि वो हम पढ़ चुके संशोधन में, तो बार बार उस चीज को यहाँ कनेक्ट करने की नीड ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिए संसद का सत्र प्रारंभ करने या चालू रखने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य अनिवार्य, ये मिनिमम स्ट्रेंथ होती है। फिर संसद के सत्रों की बात चल रही है तो याद रखिएगा संसद के एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से सेशंस होते हैं एक वर्ष में? वो होता है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। जी हाँ, सामान्यतः जनरली बात करें, जनरली एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। यहां पर बजट सेशन का से लगा के विंटर सेशन तक के टाइम पीरियड्स भी हैं। बजट सेशन जो होता है वो फरवरी मार्च में होता है। कब होता है? फरवरी मार्च में बजट सेशन होता है। फिर मॉनसून सेशन की बात करें तो मॉनसून सेशन जो है ये जुलाई से सितंबर तक होता है और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर तक। हम सभी जानते हैं वर्तमान में बजट सेशन हमारा चल रहा है, चर्चाएं हो रही है, जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा उस। तो याद रखिएगा एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। दूसरा पॉइंट, 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता। क्वेश्चन भी आ चुका है कि संसद के 2 सदनों के सत्रों के मध्य, सेशंस के मध्य मैक्सिमम कितना अंतर हो सकता है? मतलब सामान्यतः 3 होते, लेकिन अगर एक्सेप्शनल कंडीशन हो 3 नहीं भी हो रहे तो कम से कम 2 तो होंगे, क्योंकि 2 सेशन के बीच में 6 महीने से अधिक का अंतर नहीं होता। तीसरी बात, संसद का सत्रारंभ और सत्रावसान राष्ट्रपति द्वारा किया था। तो ये तो हमने उसकी विधायी शक्ति में पढ़ा था कि संसद के सत्र को प्रारंभ करना, संसद के सत्र को समाप्त करना, ये सारी पावर्स किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। तो ये प्रावधान हमने देखे संसद के सत्र के। एक बार फिर से देख लीजिए, संसद का सत्र आरंभ करने या कंटिन्यू रखने के लिए कम से कम 1/10 सदस्य अनिवार्य, उसकी मिनिमम स्ट्रेंथ होती है और यही कहलाती है कोरम। दूसरी बात, यहां पर संसद के एक साल में 3 सत्र होते हैं जनरली, है ना। कौन कौन से? बजट सेशन, मॉनसून सेशन, विंटर सेशन। फरवरी टू मार्च बजट सेशन, जुलाई टू सितंबर मॉनसून सेशन, नवंबर टू दिसंबर विंटर सेशन। इनमें जनरली 2 सत्रों के मध्य 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा और संसद का सत्रारंभ और सत्रावसान ये करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त है।
ठीक, तो यहां तक बच्चों हमने जनरल प्रोविजंस देखे हैं लोकसभा और राज्यसभा के। चलिए एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं, हमने क्या देखा है यहां पर उसके संबंध। ध्यान दीजिएगा बच्चों, आर्टिकल नंबर 79 से 122 तक संसद के प्रावधान वर्णित किए गए, जिसमें आर्टिकल नंबर 79 संसद का गठन बताता है। ये कहता है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर संसद बनी होगी, जिसमें लोकसभा को निचला, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहां पर ध्यान रखिए, पहली लोकसभा चुनाव 1951-52 में हुए और अप्रैल 1952 में हमारी पहली निर्वाचित संसद अस्तित्व में आई। अब आर्टिकल्स में आर्टिकल नंबर 80 राज्यसभा की बात करता है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 हो सकती है, इनमें से 238 निर्वाचित और 12 मनोनीत सदस्य होते। यहां पर ये मनोनीत यूनियन टेरिटरी और राज्यों से निर्वाचित सदस्यों में यूटीज वाला क्लॉज 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा। वर्तमान में कितनी संख्या है? 245 है, जिनमें से 229 राज्यों से और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत। ये 12 सदस्य जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाएगा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा के होंगे। ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे, लेकिन उसके महाभियोग में भाग लेंगे। जबकि ये जो 229 राज्यों से और 4 यूनियन टेरिटरीज से निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भी भाग लेंगे और उसे पद से हटाने यानी महाभियोग में भी भाग लेंगे। ठीक, चल आगे बढ़ते हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें तो राज्यसभा सीटें कहां पर वर्णित की गई? 4th शेड्यूल, चौथी अनुसूची में दी गई है, जिसमें हमने देखा सबसे ज्यादा राज्यसभा सीट्स उत्तर प्रदेश के पास है 31 सीट्स। फिर राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जो कि विधानसभा के सदस्यों द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, फिर आर्टिकल नंबर 81 में हमने लोकसभा के प्रावधान पढ़े। अधिकतम सदस्य संख्या 550, जिनमें 530 राज्यों से और 20 यूनियन टेरिटरीज से हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में 543 है, 530 राज्यों से और 13 केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा पहले यहां 2 एंग्लो इंडियन का भी क्लॉज था, जिस एंग्लो इंडियन के प्रावधान को 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आगे नहीं बढ़ाया अर्थात समाप्त कर दिया, और इसका निर्वाचन जो होगा लोकसभा सदस्यों का वो डायरेक्ट इलेक्शन होगा। चल, फिर योग्यताएं आर्टिकल नंबर 84 में मेंशन की गई हैं, लोकसभा राज्यसभा दोनों की। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्यताएं हमने देखी, वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका और संसद द्वारा बताई गई अन्य योग्यता उसके पास हो। राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए हमने कहा वो भारत का नागरिक हो, कम से कम 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका और अन्य योग्यता संसद द्वारा निर्धारित की गई है वो हो, और दोनों ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में वर्णित की गई। इसके बाद हमने नियोग्यताओं की भी बात करी कि अगर न्यायालय द्वारा विकृत घोषित हो, न्यायालय द्वारा दिवालिया निर्णित हो, किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर ली हो, आपराधिक विधि में 2 वर्ष से अधिक के दंड से दंडित किया गया हो, या दल बदल का आधार हो, तो दल इन सभी आधारों पर उसे अपने पद के लिए नियोग्य घोषित किया। नियोग्यता के प्रश्न का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से किया जाएगा, और दल बदल वाले आधार पर अगर लोकसभा का सदस्य हो तो अध्यक्ष और राज्यसभा का सदस्य हो तो सभापति द्वारा ऐसे प्रश्न का निर्धारण किया जाएगा। फिर हमने देखा गणपूर्ति, कम से कम 1/10 सदस्य जरूरी है संसद का सत्र प्रारंभ करने के लिए या कंटिन्यू रखने के लिए। संसद के सत्रों में हमने देखा एक साल में जनरली 3 सेशंस होते हैं, है ना, बजट सेशन, मॉनसून सेशन और विंटर सेशन। 2 सत्रों के बीच में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं हो सकता, और संसद का सत्रारंभ और सत्रावसान ये राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये उसकी विधायी शक्ति में शामिल। ठीक है बच्चों, तो ये है संसद के सत्र। देखिए मैंने आपको बोला संसद में वैसे तो बहुत सारे अधिकारी होते हैं ना, बहुत सारे अधिकारी होते हैं, लेकिन जो मेन होते हैं वो होते हैं अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। सेम राज्यसभा में सभापति और उपसभापति, तो उन्हीं की चर्चा आप यहां पर करें। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा के अधिकारियों की, जो आर्टिकल नंबर 93 में प्रावधान वर्णित किया। उन्होंने कहा है लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर होगा, और आर्टिकल 93 कहता है इन अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। रूलिंग पार्टी के होते हैं ये जनरली, है ना, और ऐसा नियम नहीं है कि रूलिंग के होंगे, पर जनरली होते तो वही है ये, है ना, और इनका चयन सदन के सदस्यों द्वारा, जो भी सदन है वहां पर उसी में से किया था। मतलब लोकसभा के सदस्य ही अपने में से निर्धारित करते हैं कौन होगा लोकसभा का अध्यक्ष और कौन होगा उपाध्यक्ष। लेकिन जब अध्यक्ष और सदस्य का पद रिक्त हो, अब पद रिक्ति की अगर यहां पर बात की जाए बच्चों, तो पद रिक्ति के तो 2 आधार हो सकते हैं। पहला परमानेंट पद रिक्त हो या टेम्परेरी। परमानेंट पद रिक्त हो का मतलब क्या है?
परमानेंट पद रिक्तों का मतलब है कि अध्यक्ष की है ना या उपाध्यक्ष की मृत्यु हो गई हो, त्याग पत्र दे दिया हो, निष्कासन हो गया, तो यहाँ पर परमानेंट। या टेम्पररी खाली यानी वो किसी अन्य कारण से, किसी भी बीमारी के कारण, अनुपस्थिति के कारण अपने कर्तव्य को पूरा न कर पा, दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये अलग अलग प्रावधान। याद रखिए, जब भी कभी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद परमानेंटली स्थायी रूप से रिक्त होगा तो नए अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चयन किसके द्वारा किया जाएगा, लोकसभा के सदस्य, मतलब लिखा लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे वो अपने में से निर्धारित करेंगे कि कौन होगा अब लोकसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष। लेकिन अगर टेम्परेरीली वो लोग एब्सेंट, टेम्परेरी आज की बैठक कौन चलाएगा इस संबंध में निर्धारण करना है, तो फिर ये राष्ट्रपति द्वारा चयन किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या ध्यान रखना है आपको यहां पर, जब भी कभी लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो ऐसी रिक्ति की दशा में कौन डिटर्मिनेशन करेगा, अगर अध्यक्ष का पद या उपाध्यक्ष का पद स्थायी रूप से रिक्त हो तो फिर सदस्यों ने, लोकसभा के मेंबर्स द्वारा, जो हमने आर्टिकल 93 में पढ़ा वैसा ही प्रावधान लागू होगा। लेकिन अस्थायी रूप से रिक्त होने पर ऐसा निर्धारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो ये है लोकसभा के अधिकारियों के संबंध में स्टार्टिंग। हमने देखा दो मेन अधिकारी हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, जिनका डिटर्मिनेशन है ना, जिनका सिलेक्शन लोकसभा के मेंबर्स द्वारा अपने बीच में से किया गया और जनरली ये रूलिंग पार्टी के होते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं है, इस संबंध में लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही निर्धारण किया था। जी हाँ, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस प्रश्न का निर्धारण कौन करता है, तो इस प्रश्न का निर्धारण जो है वो यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि मनी बिल जो है, आगे हम देखेंगे लोकसभा की शक्तियों में, मनी बिल इंट्रोड्यूस ही लोकसभा में होता है। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस प्रश्न का निर्धारण कौन करता है, स्पीकर द्वारा किया था। देखिए मनी बिल की चर्चा हम लोग करेंगे क्लास में, तो वहां पर आपको और क्लियर हो जाएगा कि कोई बिल मनी बिल है यानी इसका डिटर्मिनेशन लोकसभा अध्यक्ष करता, तो उसका ग्राउंड क्या, उसका ग्राउंड आर्टिकल नंबर 109 110 में बताया गया है, मनी बिल की डेफिनेशन दी है। लेकिन प्रश्न यह है कि मनी बिल है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और उसका निर्णय बिल्कुल अंतिम यानी बिल्कुल फाइनल होता है। तो यह है इसकी पावर। इसके बाद जब भी किसी बिल पर चर्चा हो रही है ना, चर्चा होती है, उसके बाद उस बिल पर वोटिंग होती है। वोटिंग में अपने फर्स्ट इंस्टेंस में यानी प्राथमिक रूप से ये वोटिंग में मत नहीं डालता है। जी हाँ, प्रारंभिक तौर पर वोटिंग में पार्ट नहीं लेता, किसी भी बिल के संबंध में पक्ष या विपक्ष में अपना मत ये नहीं डालता। लेकिन अगर डेडलॉक की कंडीशन बनी हो बच्चों, जिसे आम भाषा में टाई कहा जाता है, टाई समझते हैं आप, मतलब उस बिल पर पक्ष और विपक्ष दोनों में बराबर के मत पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल, एक छोटे से आंकड़े से समझ लेते हैं। मान लीजिए कोई बिल है, उस पर 100 वोट आए हैं, जिसमें से 50 फेवर में है और 50 उसके अगेंस्ट, तो इस कंडीशन को टाई यानी डेड लॉक कहा जाता है। और अगर ऐसे बिल पर चर्चा में कोई डेड लॉक की कंडीशन निर्मित हो जाए तो उस डेड लॉक की कंडीशन में अपना निर्णायक मत, जिसे कास्टिंग वोट कहा जाता है, ये स्पीकर द्वारा दिया। तो मान लीजिए अगर उसने 50 जो फेवर में पड़े उनके पक्ष में दे दिया, वो 51 हो गए, तो वो बिल पास हो जाएगा। या फिर 50 जो उसके अगेंस्ट आए हैं वहां पे उसके फेवर में उसने अपना मत दिया, तो फिर यहां पर क्या हो जाएगा, वो बिल खत्म हो जाएगा। तो यहां पर डेडलॉक की कंडीशन में किसी भी बिल के संबंध में टाई हो जाने पर निर्णायक मत देने का काम कौन करता है, यह काम यहां पर करता है लोकसभा का स्पीकर, और उसका निर्णायक मत क्या कहलाता है, कास्टिंग वोट। ठीक है बच्चों, तो ये है यहां पर लोकसभा के अध्यक्ष की कुछ विशेष शक्तियां, कुछ विशेष पावर। सबसे पहला हमने क्या देखा, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और कार्यवाहियों का विनियमन करना है इसकी मेजर फंक्शन। इसके बाद यहां पर ध्यान रखिएगा, लोकसभा में शिष्टाचार को बनाए रखना, यह भी इसका प्राथमिक कर्तव्यों में शामिल है। फिर यहां पर अगर कोरम पूर्ण नहीं हो रहा तो लोकसभा की बैठकों को स्थगित करना, यह भी इसकी शक्ति में शामिल। फिर कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इस प्रश्न का निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। और डेडलॉक यानी टाई हो जाने की स्थिति में यह अपना कास्टिंग वोट भी देता है। यह है लोकसभा अध्यक्ष की विशेष बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर त्याग पत्र की बात की जाए
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा अपना रेजिग्नेशन किसे दिया जाएगा, तो ये अपना रेजिग्नेशन उपाध्यक्ष को देता है। किसके उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष। तो यहां वाइसे वर्सा वाला कॉन्सेप्ट है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष अध्यक्ष। तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को लिखित रूप में सबमिट किया जाता है। इसी के साथ साथ निष्कासन की बात करें तो लोकसभा में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर इस लोकसभा के अध्यक्ष को अपने पद से निष्कासित किया। मतलब चूंकि लोकसभा का मेंबर है तो उसे पद से हटाने का प्रस्ताव लाया ही लोकसभा में जाएगा, और लोकसभा में प्रेसिडेंट वोटिंग की 2/3 मेजोरिटी से पास हुआ तो उसके बाद उसे पद से हटाए। लेकिन ऐसे निष्कासन पूर्व 14 दिन का नोटिस देना, क्योंकि यहां पर उसे ग्राउंड्स तो पता हो, वो अपना डिफेंस तो तैयार कर सके, इसके लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस दिया जाना जरूरी। इसी के साथ साथ बच्चों याद रखिएगा, निष्कासन प्रक्रिया जिस ड्यूरेशन में चल रही हो तब यहां पर वो बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा, क्योंकि उसे पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन है, ऐसा प्रस्ताव अंडर कंसिडरेशन है, तो इस ड्यूरेशन में वो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। ये कॉन्सेप्ट भी आप याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट भी यहां पर दिया। एक पॉइंट और लिख लेते हैं बच्चों यहां पर, राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति तत्काल लोकसभा अध्यक्ष को देगा। ठीक है, तो याद रखिए राष्ट्रपति, हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति द्वारा अपना त्यागपत्र किससे दिया जाएगा, उपराष्ट्रपति को। तो अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र सबमिट करता तो उपराष्ट्रपति तत्काल इसकी सूचना किसे प्रेषित करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष को। यह भी उसकी एक पावरफुल पोजीशन को शो करता। तो चल क्या देखा हमने यहां पर, लोकसभा अध्यक्ष में सबसे पहला उसका प्रमुख कार्य होता है बैठकों की अध्यक्षता करना और कार्यवाहियों का विनियमन करना। इसके बाद यहां पर सदन में शिष्टाचार बनाए रखना उसकी प्राइमरी ड्यूटी, और इसके लिए उसे फाइन वगैरह इंपोज करना पड़े, सस्पेंड करना पड़े तो ये भी वो कर सकता है। फिर कोरम कंप्लीट ना हो, यानी मिनिमम स्ट्रेंथ ना हो, तो बैठकों को स्थगित करने की शक्ति भी लोकसभा के अध्यक्ष को प्रदान की। इसके बाद ध्यान दीजिए, कोई बिल मनी बिल है या नहीं है, इसका निर्धारण भी लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया था। किसी भी बिल पर डेडलॉक यानी टाई की कंडीशन में जब पक्ष और विपक्ष पर समान वोट मिले हो तो कास्टिंग वोट या निर्णायक मत स्पीकर द्वारा दिया जाता। इसी के साथ साथ बच्चों यहां पर अपना त्याग पत्र स्पीकर द्वारा उपाध्यक्ष ने डेप्यूटी स्पीकर को दिया जाता है। निष्कासन इसका कैसे होगा, लोकसभा का मेंबर है इसलिए लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से अगर प्रस्ताव पारित करा तो इसे पद से हटा दिया जाएगा, लेकिन इसके पूर्व 14 दिन की सूचना दिया जाना अनिवार्य। फिर निष्कासन प्रक्रिया के दौरान बैठकों की अध्यक्षता करने की शक्ति भी इसके पास होती है, उस ड्यूरेशन नहीं होती है ना। जब इसे निष्कासित करने का प्रस्ताव चल रहा हो, विचाराधीन हो, उस ड्यूरेशन में बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेगा। और राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्याग पत्र की सूचना ये तत्काल लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, मतलब इसे दी जाएगी, मतलब जब राष्ट्रपति द्वारा त्याग पत्र दिया जाए तो इसकी सूचना त्याग पत्र वो उपराष्ट्रपति को देगा, और उपराष्ट्रपति विदाउट डिले इस इंफॉर्मेशन को किसके शेयर करेगा, वो लोकसभा के स्पीकर को करेगा, ताकि अगले राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रक्रिया का प्रारंभ करने के संबंध में चर्चा की जा सके। तो यह है लोकसभा का अध्यक्ष। चल आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष के संबंध में बहुत ज्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं क्योंकि मेनली तो सारी जो मेन शक्तियां वो तो जो सारी शक्तियां हैं वो तो
लोकसभा के स्पीकर के पास ही होती, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर के पास वो ज्यादा शक्तियां होती नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता का मुख्य कार्य यहां पर उपाध्यक्ष द्वारा किया। मतलब अगर यहां पर अध्यक्ष एब्सेंट है तो फिर बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा, ये मेन फंक्शन यहां पर उपाध्यक्ष का होता है। दूसरी बात, त्याग पत्र ये किसको सबमिट करता है, तो यहां पर ही अध्यक्ष को। मैंने अभी आपको बताया था वाइस वर्सा यहां पर चलता है, अध्यक्ष द्वारा अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष द्वारा अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सबमिट किया जाएगा। ये भी लोकसभा का ही मेंबर, इसलिए लोकसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के आधार पर इसे पद से हटाया जाएगा। जो स्पीकर में हमने देखा डिट्टो बात यहां पर। इसके बाद निष्कासन की बात करें तो ऐसा निष्कासन जो 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव होगा, इसके पूर्व 14 दिन का नोटिस दिया जाना अनिवार्य। ठीक है, अब बात करते हैं राज्यसभा के अधिकारियों के संबंध। देखिए बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारियों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस कि लोकसभा का अधिकारी जो होता है वो चाहे अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष, वे दोनों कौन होते हैं, वो होते हैं लोकसभा के मेंबर। लेकिन राज्यसभा में जो सभापति और उपसभापति है, उनमें से चेयरमैन यानी सभापति तो राज्यसभा का मेंबर होगा, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन यानी कि उपसभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा। माफ कीजिएगा, जब राज्यसभा का जो सभापति है चेयरमैन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होगा, लेकिन उपसभापति यानी डेप्यूटी चेयरमैन वो राज्यसभा का मेंबर होगा। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। चलिए, यहां तक का पोर्शन समझ में आया। चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राज्यसभा के अधिकारी। तो मैंने आपसे क्या बताया, राज्यसभा में भी लोकसभा के समान 2 प्रमुख अधिकारी, कौन कौन से, सभापति और उपसभापति। लेकिन लोकसभा में जहां अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उस सदन के सदस्य होते हैं, वहीं राज्यसभा में सभापति और उपसभापति में एक अंतर। राज्यसभा का उपसभापति तो राज्यसभा का मेंबर होगा, लेकिन राज्यसभा का सभापति यानी चेयरमैन वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता। उसका कारण क्या है, वो उपराष्ट्रपति है, जिसकी कंडीशंस अलग है, जो उपराष्ट्रपति के रूप में पद को धारण करता है। वही राज्यसभा की जब बैठकों की अध्यक्षता करता है तो वो कौन कहलाता है, राज्यसभा का सभापति। चल देखते हैं इसके संबंध में चर्चा। सबसे पहले बात करेंगे सभापति ने चेयरमैन की, जो कौन होता है, मैंने आपको बताया भारत का उपराष्ट्रपति। जी हाँ, डेप्यूटी चेयरमैन जो चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का, वो वाइस प्रेसिडेंट यानी राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब उपराष्ट्रपति का चुनाव तो हम सभी जानते हैं निर्वाचक मंडल द्वारा होता है, जिस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो है वो दोनों पार्ट लेते। ठीक है, तो हमने क्या देखा था, अभी लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष में हमने क्या देखा, इनका चयन कौन कर रहा है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाए। लेकिन राज्यसभा के सभापति के संबंध में ये क्लॉज लागू नहीं होता। आर्टिकल 89 में एक प्रावधान लागू नहीं होता कि भाई राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से सभापति उपसभापति चुना जाए। उपसभापति तो चुन लिया जाएगा, लेकिन सभापति नहीं चुना जा सकता, क्योंकि सभापति कौन होता है, वो राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इस निर्वाचक मंडल में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते। कौन से सदस्य, सभी, यानी इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड। जो 12 सदस्य हमने देखे ना राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेट, वो भी यहां पर इसे चुनने में भाग लेते हैं और लोकसभा के भी सदस्य भाग लेते हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है, वैसे मैं बता चुका हूं, फिर से एक बार बता दूं। जहां राष्ट्रपति को चुनने में केवल इलेक्टेड मेंबर्स पार्ट लेते हैं, नॉमिनेटेड एमपीज पार्ट नहीं लेते, इसी प्रकार पर वहीं उपराष्ट्रपति को चुनने में सारे के सारे सांसद भाग लेते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे मनोनीत। इसके अगेंस्ट राष्ट्रपति के चुनाव में यहां पर विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य एमएलए भी पार्ट लेते हैं, लेकिन एमएलए का कोई रोल नहीं होता उपराष्ट्रपति के इलेक्शन। तो यहां पर राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मतदान प्रणाली कहा जाता है, और लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य, सभी सदस्य इसमें भाग लेते। याद रखिएगा, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता कौन, सभापति। क्या ध्यान रखना है आपको, ये जो राज्यसभा का सभापति है, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। ये एक मैंडेटरी क्लॉज है
क्योंकि जब हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद की शर्तें पढ़ते हैं तब हमें ये बात वहां पता चल चुकी होती है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो भले ही यहां पर वो सभापति कहला रहा हो, लेकिन वो है उपराष्ट्रपति और वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, राज्यसभा का भी सदस्य नहीं। चलिए अब बात करते हैं उपसभापति की। यहां तो बिल्कुल वैसा ही क्लॉज है जैसा हमने लोकसभा में देखा था। जैसे लोकसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से ही अध्यक्ष व उपाध्यक्ष को चुना जाता है, बिल्कुल उसी प्रकार से आर्टिकल 89 कहता है राज्यसभा के सदस्यों द्वारा भी अपने में से ही एक उपसभापति को चुना जाएगा। ठीक है, यहां पर याद रखिएगा ये उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य। जहां सभापति के लिए क्लॉज दिया है कि वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता, वहीं उपसभापति के लिए मैंडेटरी कर दिया गया है कि भाई इसे तो राज्यसभा का मेंबर होना ही पड़ेगा और इसीलिए ये राज्यसभा का मेंबर होता है और राज्यसभा के सदस्य द्वारा अपने में से चुना है। इसी प्रकार के प्रावधान आगे भी है, जैसे त्याग पत्र। अब देखो अभी हमने क्या देखा था कि लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता, मैंने कहा था वाइस वर्सा। ये कॉन्सेप्ट भी यहां लागू नहीं होता क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन है? उपराष्ट्रपति। इसलिए वो अपना त्याग पत्र भारत के राष्ट्रपति को सबमिट करता। देखिए त्याग पत्र किसे सौंपता? राष्ट्रपति को। लेकिन उपसभापति द्वारा अपना त्याग पत्र सभापति को दिया जाता है। तो दोनों में यहां डिफरेंस देखने को मिल रहा है आपको। उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को दे रहा है, लेकिन सभापति अपना त्यागपत्र भारत के राष्ट्रपति। निष्कासन में भी अंतर। सभापति की बात की जाए तो प्रक्रिया तो राज्यसभा में ही प्रारंभ होती है ना। राज्यसभा के सदस्यों से 2/3 बहुमत द्वारा जो प्रस्ताव पास हो, जिस पर लोकसभा अपनी सहमति दिखाए, याद रखिएगा दोनों चीजें, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव प्लस लोकसभा की ऐसे प्रस्ताव पर सहमति, तब जाकर उसे पद से हटाया जाएगा। ये भी एक मैंडेटरी कंडीशन। और 14 दिन की पूर्व सूचना। चौदह दिन की पूर्व सूचना। ठीक है, तो यहां पर क्या देखा हमने कि सभापति को पद से हटाने के लिए कहां पर लाया जा रहा है? ये प्रस्ताव लाया तो राज्यसभा में ही जा रहा है। राज्यसभा के 2 सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास हुआ, फिर ये लोकसभा में जाएगा जिस पर लोकसभा अपनी सहमति दिखाएगी, तो 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद हटाया जाए। लेकिन अगर उपसभापति की बात करें तो इसके संबंध में लोकसभा का कोई रोल, केवल राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव हटाए। तो जैसे लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष में हमने क्या देखा था कि लोकसभा में जो है हमारे यहां पर स्पेशल मेजॉरिटी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित होने पर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पद से हटाया जाएगा। बिल्कुल उसी प्रकार से उपसभापति के केस में भी क्लॉज है कि उपसभापति भी अपने पद से हटा दिया जाएगा 2/3 बहुमत से राज्यसभा में प्रस्ताव पारित। हाँ, 14 दिन के नोटिस का क्लॉज यहां पर भी। निष्कासन पूर्व 14 दिन की सूचना। निष्कासन पूर्व 14 दिन की सूचना। ठीक है बच्चों, तो ये है सभापति उपसभापति के प्रावधान। एक बार फिर से देख लीजिए क्या देखा हमने यहां। सभापति के संबंध में हमने बात करी कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। उसका इलेक्शन होता है, उसकी इलेक्शन मेथड है जो मेथड कहलाती है अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मतदान प्रणाली। इस इलेक्शन मेथड में उसके निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य ने इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। और ये सभापति राज्यसभा का मेंबर नहीं होता क्योंकि उपराष्ट्रपति पद की एक शर्त बताई।
उपसभापति की बात करें तो उपसभापति का चयन राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने में से किया जाता है। ये उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। इसके बाद सभापति जो है वो अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपेगा क्योंकि वो भारत का उपराष्ट्रपति है, जबकि उपसभापति अपना त्याग पत्र किसे सौंपेगा? भारत के राज्यसभा के सभापति। इसके बाद निष्कासन जो होगा सभापति का वो राज्यसभा में प्रारंभ होगा और राज्यसभा के सदस्यों के 2/3 बहुमत से जब प्रस्ताव पास हो जाता है जिस पर लोकसभा की भी सहमति बन जाए तो उसे 14 दिन की पूर्व सूचना के बाद पद से हटाया जा सकता है। उपसभापति के केस में लोकसभा का कोई रोल नहीं है। उन्होंने सिंपल कहा राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव पर 14 दिन की पूर्व सूचना के साथ उसे पद से हटाया जा सकेगा। ठीक है, चल अब बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां। तो यहां पर बच्चों आपका लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारी वाला पोर्शन कंप्लीट हो। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति। साधारणतः हम यहां पर यह मान के चलते हैं कि लोकसभा के बजाय राज्यसभा अधिक शक्तिशाली, लेकिन ये बात पूर्ण रूप से सही नहीं, क्योंकि केवल मनी बिल के रेफरेंस में ऐसा होता है बच्चों, धन विधेयक के रेफरेंस में ऐसा होता है कि लोकसभा इज मोर पावरफुल देन राज्यसभा। अदरवाइज साधारण विधेयकों पर और संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल इक्वल है। इस बात को मैं यहां पर लिख भी देता हूं ताकि आप लोगों को यह बात पूर्ण रूप से याद रह सके। साधारण विधि संबंधी विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयकों संविधान संशोधन विधेयकों पर लोकसभा एवं राज्यसभा की शक्तियां समान है। किंतु धन विधेयक पर लोकसभा अधिक शक्तिशाली। ठीक है बच्चों, तो इसे एक बॉक्स में डाल देते हैं ताकि आपको चीजें थोड़ी आसानी से समझ में आ जाएं और आप समझ सके कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में अंतर क्या। तो ध्यान देंगे, लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति में सबसे पहले हम बात करते हैं कि साधारण विधि संबंधी विधेयक जो होते हैं, जनरल लॉ के जो बिल्स होते हैं उन पर,
और संविधान संशोधन के जो विधेयक होते हैं उन पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल समान है। क्या बोला उन्होंने यहां पर? साधारण विधि संबंधी विधेयकों पर और संविधान संशोधन विधेयकों पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल समान। लेकिन धन विधेयक ऐसा है जिस पर लोकसभा को अधिक शक्तियां प्राप्त है। तो धन विधेयक ऐसी चीज होती है जिस पर लोकसभा की जो शक्तियां हैं वो अधिक होती। क्लियर है बच्चों? तो साधारण विधि संबंधी विधेयकों पर और संविधान संशोधन विधेयकों पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां समान होती है, किंतु धन विधेयक पर लोकसभा अधिक शक्तिशाली होती। अब इस बात को दिमाग में रखने के बाद हम इस पोर्शन की चर्चा शुरू करें। तो सबसे पहले यहां पर बात करेंगे लोकसभा की। याद रखिए धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, यह बात आपको यहां पर याद, क्योंकि हमने क्या बोला? धन विधेयकों पर लोकसभा की पावर ज्यादा है। तो धन विधेयक जो होगा, मनी बिल जो होगा, वो केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा और धन विधेयक के संबंध में संपूर्ण शक्ति लोकसभा को प्राप्त। तो अभी हमने यहां पर थोड़ी देर पहले देखा था कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इस प्रश्न का निर्धारण भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा। तो इसलिए हम क्या ध्यान रख सकते हैं कि लोकसभा के संबंध में धन विधेयक के संबंध में सारी की सारी शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है, राज्यसभा को कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं। इसी के साथ यहां पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, राज्यसभा की बात करें तो धन विधेयक पर उसे कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं। पहला ही पॉइंट है यही बात, धन विधेयकों पर राज्यसभा को कोई विशेष शक्ति प्राप्त। दूसरा, धन विधेयकों के संबंध में राज्यसभा क्या कर सकती है? वो उन्हें केवल 14 दिन तक अपने पास रोक कर रख सकती है। जी हाँ, मैक्सिमम 14 डेज तक राज्यसभा मनी बिल को अपने पास रोक कर रख सकती है और 14 दिन के बाद अगर उसे पास नहीं भी करती राज्यसभा तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाए। मनी बिल जब पढ़ेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगी स्थिति, बट वर्तमान में इतना याद रखिएगा कि मनी बिल के संबंध में कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यसभा को। राज्यसभा केवल उसे 14 दिन तक अपने पास रोक के रख सकती है, 14 दिन के बाद में ऑटोमेटिकली वो पास हो जाएगा जो बिल होगा। ठीक है, इसके अलावा याद रखिए उपराष्ट्रपति की निष्कासन प्रक्रिया यही मतलब राज्यसभा में पास होते हैं। अब हम राज्यसभा की पावर्स की बात करें तो उपराष्ट्रपति के बारे में बात करें तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की जो निष्कासन की प्रक्रिया है वो राज्यसभा में ही प्रारंभ होगी। उसमें लोकसभा की तो केवल सहमति भर चाहिए। अभी ध्यान दीजिए, हमने यहीं पर तो ये पॉइंट देखा है, निष्कासन ये उपराष्ट्रपति ने सभापति की बात हो रही, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा 2/3 बहुमत से पास, जिस पर लोकसभा की सहमति, उसी के बारे में बात हो रही है कि उपराष्ट्रपति की निष्कासन प्रक्रिया यहीं पर प्रारंभ हो सकती है, यानी उसे पद से हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में इनिशिएट होगा, लोकसभा तो सहमत भर होगी। नेक्स्ट है यहां पर आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। याद रखिए ऑल इंडिया सर्विसेज, आईएएस, आईपीएस, इस टाइप की ऑल इंडिया सर्विसेज का सृजन क्रिएट करने का पावर किसे प्रदान किया गया? ये शक्तियां जो है ये आर्टिकल नंबर 312 में राज्यसभा को प्राप्त है, राज्यसभा ही उन्हें क्रिएट कर सकती। इसी के साथ साथ राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा विधि निर्माण का प्रस्ताव ये भी राज्यसभा द्वारा लाया जाएगा। तो अभी क्या होता है, हमने देखा था कि जनरली हमारे यहाँ जो 3 लिस्ट 7 शेड्यूल में दी गई, संघ सूची के विषय पर केंद्र सरकार, राज्य सूची के विषय पर राज्य सरकार और समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों द्वारा विधि निर्माण किया जा सकता। यहां पर एक एक्सेप्शनल कंडीशन बताई जा रही, उन्होंने कहा अगर कभी ऐसा हो राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो तो राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के जो विषय होते हैं उन पर संसद द्वारा विधि निर्माण किया जाए, ऐसा प्रस्ताव राज्यसभा से पास होता है तो फिर संसद यहां पर क्या कर सकती है? राज्य सूची के विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकती। ये है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां और उनमें एक तरीके का हमने कंपैरेटिवली पोर्शन देखा। क्या देखा हमने यहां पर? सबसे पहले लोकसभा और राज्यसभा में ध्यान रखिएगा, साधारण विधि विधेयकों और संविधान संशोधन विधेयक पर लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां बिल्कुल समान है, किंतु धन विधेयक पर लोकसभा अधिक शक्तिशाली। और इसीलिए हमने देखा धन विधेयक
केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इसका डिटर्मिनेशन भी लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा और धन विधेयकों के संबंध में संपूर्ण शक्तियां लोकसभा को ही प्राप्त। राज्यसभा को धन विधेयक पर कोई विशेष शक्ति प्राप्त नहीं, वो केवल 14 दिन तक उसे रोककर रख सकती है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने की निष्कासन प्रक्रिया की बात करें तो ये राज्यसभा में ही प्रारंभ होगी। आर्टिकल 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के संबंध में भी राज्यसभा के पास पावर है और राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषयों पर संसद द्वारा विधि निर्माण का प्रस्ताव लाना, यह भी कहां पर है? राज्यसभा के पास। तो यह है लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में तुलना। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब बात करते हैं संसद के कार्य दिवस का विभाजन। अब क्या होता है संसद में हमारे यहां पर जब प्रक्रिया प्रारंभ होती तो उन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला पार्ट यहां पर जो डिवाइड किया जाता है वो किया जाता है स्टार्टिंग से लगा के लंच ब्रेक तक, और दूसरा लंच ब्रेक से जब तक स्थगित न कर दिया जाए। तो स्टार्टिंग से लगा के लंच ब्रेक तक और लंच ब्रेक के बाद जब तक उसे स्थगित न कर दिया जाए, इसमें कई प्रकार की प्रक्रियाएं यहां पर होती, कई प्रकार के स्टेजेस होती है ना, कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होती। सबसे पहले यहां पर होता है प्रश्नकाल। जी हां, आर्टिकल आपका ये प्रश्नकाल जो, और मैं आपको बता दूं जिनकी चर्चा हम यहां कर रहे हैं, ये कार्य दिवस का विभाजन, ये किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये यहां पर कहां मेंशन किया गया है? ये जो है ये यहां पर संसदीय नियमों के आधार पर निर्धारित किया गया, यानी पार्लियामेंट्री रूल्स के बेसिस पर डिटरमाइन किया गया, ये किसी आर्टिकल में मेंशन नहीं। तो सबसे पहले बात यहां पर हो रही है प्रश्नकाल की, यानी क्वेश्चन आवर की। प्रश्नकाल जो होता है ये सुबह 11 से 12 तक का समय होता है। मॉर्निंग में 11 से 12 तक का जो समय होता है वो प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें मंत्रियों द्वारा प्रश्नों का उत्तर दिया था। कौन से प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है? वो प्रश्न जो संसद सदस्यों द्वारा पूछे जा रहे हैं। देखिए, ये प्रश्न किसी पर्टिकुलर पॉलिसी को लेकर हो सकते हैं, किसी मंत्री को जो मंत्रालय सौंपा गया उसके संबंध में हो सकते हैं, किसी भी संबंध में हो सकते हैं। तो यहां पर प्रश्नकाल जो है, ये प्रश्नकाल यहां पर 11 से 12 के टाइम पीरियड में होता है, 11 बजे से 12 बजे तक का होता है। और यहां पर याद रखिएगा 11 से 12 के इस टाइम पीरियड में मंत्रियों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर यहां पर, सॉरी, संसद सदस्यों द्वारा जो प्रश्न पूछे गए उनका उत्तर यहां मंत्रियों द्वारा दिया था। इस प्रश्नकाल को 3 पार्ट में डिवाइड किया, पूछे जाने वाले प्रश्नों के आधार पर 3 पार्ट। पहला तारांकित यानी स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा तारांकित यानी नॉन स्टार्ट क्वेश्चन, और तीसरा शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन यानी अल्प सूचना प्रश्न। इन्हीं की देखते हैं चर्चा क्या है। सबसे पहले बात कर रहे हैं तारांकित प्रश्न की। क्या तारांकित यानी स्टार जैसा कोई निशान बनाया? याद रखिएगा, ऐसे प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाएगा। जी हां, बिल्कुल, ओरल आंसर दिया जाएगा मौखिक रूप से। तो जब भी कभी मंत्रियों से संसद सदस्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछे गए और जिन प्रश्नों पर स्टार बनाया गया हो उन प्रश्नों का उत्तर यहां ओरली दिया जाएगा, मौखिक रूप से दिया जाएगा, और उनसे रिलेटेड अनुपूरक प्रश्न यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की परमिशन भी यहां पर संसद सदस्यों को होगी। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण पोर्शन है बच्चों प्रश्नकाल, जो 11 से 12 का टाइम पीरियड होता है। उस प्रश्नकाल में तारांकित प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्न में संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर ओरली यानी मौखिक रूप से दिया जाता है, और ऐसे इन प्रश्नों के संबंध में इनका ओरली उत्तर दिया, सप्लीमेंट्री कनेक्टेड क्वेश्चन यानी अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है अतारांकित प्रश्न, जिन पर किसी प्रकार का कोई स्टार नहीं होता। ऐसे प्रश्नों का उत्तर बच्चों लिखित रूप में दिया जाता है। जी हां, तारांकित मौखिक और अतारांकित लिखित। अब जिनके बारे में ऑलरेडी लिखकर ही आंसर दिया गया तो सारी डिटेल्स दी जा चुकी, इसलिए इन पर अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछने की परमिशन नहीं होती, इन पर इसकी अनुमति नहीं होती। आप कोई भी कनेक्टेड क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते उस टाइम पर, उस तारांकित अतारांकित वाले मैटर में तो नहीं पूछ। अल्प सूचना यहां पर आएगा उसमें पूछ लीजिए, अदरवाइज तो यहां नहीं पूछ। ठीक है, तो क्या देखा हमने यहां पर? सबसे पहले है तारांकित प्रश्न, है ना, जिन पर कोई स्टार जैसा निशान बनाया जाता है। इन तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है और इनसे रिलेटेड अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती। फिर आता है अतारांकित प्रश्न, इन प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में दिया था, और चूंकि लिखित रूप में दिया जा रहा है तो फिर इन पर किसी प्रकार का कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती।
फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, फिर आते हैं शॉर्ट नोटिस एंड अल्प सूचना प्रश्न। ऐसे प्रश्न जिसके पहले वो सूचना दे दी जाती है, नोटिस दे दिया जाता है कि इस संबंध में आपसे चर्चा की जा रही है, आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जो प्रश्न होते हैं वो लोक महत्व के विषय से संबंधित होते हैं। जी हाँ, कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस का सब्जेक्ट है, उस पब्लिक इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस लोक महत्व के प्रश्न होते हैं तो उन प्रश्नों को यहां पूछा जा सकता है। ये अल्प सूचना प्रश्न कहलाते। और 15 दिन से कम अवधि की सूचना देकर ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इन प्रश्नों को पूछने के लिए जो सूचना है, टाइम पीरियड वो मेंशन होता है, और कितना होता है, 15 दिन से कम का टाइम पीरियड होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, चूंकि यहां पर इंपॉर्टेंट है, व्यवहारिक तौर पर प्रैक्टिकली बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई, नोटिस दे दिया गया। 15 डेज से कम का नोटिस दिया जाता है, तो 15 दिन से कम अवधि की सूचना देकर लोक महत्व के संबंध में यहां पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सवाल यह है, क्या इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक दिए जाएंगे या लिखित? तो याद रखिए, इन प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दिए जाएंगे। बिल्कुल, तो ये प्रश्न जो है अल्प सूचना, इन पर भी तारांकित प्रश्नों की तरह ही प्रभाव होता है ना। ये मौखिक यहां पर उत्तर दिए जाते हैं, और चूंकि मौखिक है तो अनुपूरक प्रश्न तो पूछे जाएंगे, उसकी अनुमति वहां पर होगी। तो यह है बच्चों सबसे पहला कार्य दिवस के विभाजन में आपका प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो है ये सुबह 11 से 12 तक का टाइम पीरियड, स्टार्टिंग का 1 घंटा आप ऐसा कह सकते हैं, है ना। प्रारंभ का जो 1 घंटा होता है, क्योंकि 11 बजे प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है, तो 11 से 12 तक का जो टाइम होता है ये प्रश्नकाल कहलाता है। इसमें संसद के सदस्यों द्वारा मंत्रियों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, उनकी पॉलिसी, उनके मंत्रालय, उनके निर्णयों को लेकर। और इन प्रश्नों को 3 तरीके से पूछने और जवाब देने की बात। पहला होता है तारांकित प्रश्न, स्टार्ट क्वेश्चन। ये जो प्रश्न होते हैं इनके जवाब ओरली यानी मौखिक रूप से दिए जाते हैं, और इन पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। दूसरे होते हैं अतारांकित यानी नॉन स्टार्ट क्वेश्चंस। इन प्रश्नों के उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं, और इन पर किसी प्रकार के कोई अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं होती, क्योंकि लिखित रूप में दिए, इसलिए ऑलरेडी डिटेल्स दे दी गई। और तीसरा होता है अल्प सूचना यानी शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। ये लोक महत्व के विषय से संबंधित अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन प्रश्नों को 15 दिन से कम अवधि की सूचना देकर पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, इन पर भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की कोई अनुमति नहीं होती, क्योंकि इनका जवाब भी, सॉरी माफ कीजिएगा, इन पर भी अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है, क्योंकि इनका जवाब कैसे दिया जा रहा है, मौखिक रूप से। तो यह प्रश्न प्रश्नकाल के बाद अगला आता है 0R यानी कि क्वेश्चन आर। और ये शून्यकाल जो है प्रश्नकाल के तुरंत बाद, अभी हमने क्या देखा, प्रश्नकाल का टाइम 11 से 12 और 12 बजे से शुरू होता है, उसे कहते हैं 0R यानी कि शून्यकाल। याद रखिएगा बच्चों, शून्यकाल के संबंध में ध्यान दीजिएगा। शून्यकाल में बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल, यहां पर ये विशेष महत्व रखते हैं, क्योंकि इनमें किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं। एट द मोमेंट यहां पर 12 बजे से किसी भी मंत्री से उसके मंत्रालय में जो कार्य की है उसको लेकर, या जो पॉलिसीज वगैरह सरकार की उनको लेकर, सरकार आगे क्या सोचती है इनके बारे में, किस तरीके की प्लानिंग है, इनको लेकर यहां पर प्रश्न पूछे जा सकते हैं 0R में। और ये 0R में पूछे गए प्रश्न अनौपचारिक इनफॉर्मल होते, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण होते। और इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जाएगा, तो याद रखिए 1962 से ये जो है ये यहां पर ये प्रक्रिया शून्यकाल का प्रारंभ हुआ है ना। याद रखिएगा, संसदीय नियमों में भी नहीं है। मैं यहां पर ये पॉइंट मेंशन कर देता हूं, संसदीय नियमों में संसदीय नियमों में शून्यकाल की प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। शून्यकाल की प्रक्रिया का वर्णन नहीं। तो फिर सवाल यह है कि भारत में कैसे आया, तो याद रखिए 1962 से शून्यकाल प्रारंभ हुआ। ये एक नवाचार माना जाएगा,
यानी नया प्रयोग है संसद द्वारा। इसको यहां पर ऐसा भी ध्यान रख सकते हैं, संसद द्वारा विकसित नवाचार, संसद द्वारा विकसित नवाचार, नवाचार यानी न्यू इनोवेशन। ठीक है बच्चों, तो शून्य काल की बात हो रही है यहां पर, जीरो आर की बात हो रही है यहां पर, वही जीरो आर जो कि यहां पर 12 बजे यानी कि प्रश्न काल के तुरंत बाद स्टार्ट हो जाता। याद रखने वाली बात यह है बच्चों यहां पर कि यहां पर जो प्रश्न है बिना किसी पूर्व सूचना के पूछे जा सकते और इसीलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न होते क्योंकि अनौपचारिक प्रकृति के होते। इसके बाद ध्यान दीजिएगा बच्चों यहां पर कि ये 1962 से ये शून्यकाल प्रारंभ हुआ, संसद द्वारा विकसित नवाचार है ये, और संसदीय नियमों में शून्यकाल की प्रक्रिया का कोई वर्णन नहीं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है प्रावधान आधे घंटे की चर्चा। नाम से समझ में आ रहा है कि इस पर आधे घंटे चर्चा हो, तो याद रखिए संसद में जिन प्रश्नों का उत्तर दे दिया गया उनसे जुड़े हुए विषयों पर अगर कोई प्रश्न पूछने हैं तो उसके बारे में भी चर्चा की जा सकती। यानी ऐसे प्रश्न जिन पर संसद में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है, जिनके जवाब दे दिए, लेकिन उससे रिलेटेड कोई अन्य प्रश्न भी उत्पन्न हो रहे हैं, उससे रिलेटेड अन्य मामले हैं जिन पर यहां पर चर्चा की जानी है ना, तो इन दैट कंडीशन यहां पर क्या किया जा सकता है, उन पर आधे घंटे की चर्चा की जा सकती। ये आधे घंटे की चर्चा सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को लोकसभा में होगी। मतलब हफ्ते में 3 दिन ही इस पर चर्चा होगी। कब कब? सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को। और चर्चा का टाइम क्या रहेगा? शाम 5 से 5:30। याद रखिए राज्यसभा में चर्चा के दिनों का निर्धारण राज्यसभा में चर्चा के दिनों का निर्धारण सभापति द्वारा किया जाएगा। सभापति द्वारा किया जाएगा। क्या ध्यान रखना है हमें यहां पर कि संसद में जिन प्रश्नों के उत्तर दिए जा चुके हो उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन है, उनसे रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की चर्चा करनी है तो वो आधे घंटे की चर्चा की जा सकती है। लोकसभा में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को ऐसी चर्चा होगी और राज्यसभा में चर्चा के दिन कौन से होंगे इसका निर्धारण सभापति द्वारा किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा ये चर्चा का टाइम शाम को 5 से 5:30 का होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। संसद की प्रक्रिया में एक और चीज है जिसकी चर्चा यहां पर की जाएगी और वो है अल्पकालीन चर्चा। जी हां बच्चों, जो कार्य दिवस का विभाजन है उसमें एक और है यहां पर जिसका नाम है अल्पकालीन चर्चा, मतलब शॉर्ट टेन्योर डिस्कशन। अल्पकालीन चर्चा किन मुद्दों पर होती है अल्पकालीन चर्चा? तो ध्यान दीजिएगा बच्चों यहां पर अगर संसद के किसी सदस्य को लगता है कि बहुत आवश्यक या लोकहित का कोई मुद्दा है उस पर यहां पर संसद में यहां चर्चा की जानी चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, जो वहां का पीठासीन अधिकारी होगा, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी है, उनसे यहां पर क्या किया जा सकता है, यहां पर जो है वो परमिशन मांग सकता है कि बाकी की चर्चा को रोककर इस चर्चा को सबसे पहले उठाया जाए। तो संसद का कोई भी सदस्य अत्यावश्यक संसद का कोई भी सदस्य अत्यावश्यक या लोकहित
के विषय पर चर्चा कर सकता है। ठीक है, तो अल्पकालीन चर्चा में क्या हो रहा है, संसद का कोई भी सदस्य किसी भी अत्यावश्यक या लोकहित के विषय पर चर्चा कर सकता है। इसके लिए उसे क्या करना होगा, पीठासीन अधिकारी से अनुमति। तो सेकंड है, अल्पकालीन चर्चा हेतु, अल्पकालीन चर्चा हेतु पीठासीन अधिकारी से अनुमति। ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा संसद का सदस्य है जो किसी अत्यावश्यक या लोकहित के विषय पर चर्चा करना चाहता है, तो उसे जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो पीठासीन अधिकारी होगा, उससे इस बारे में यहां पर अनुमति मांग। अगर पीठासीन अधिकारी सेटिस्फाई हो जाए तो वो परमिशन दे सकता है ना। तो यहां पर पीठासीन अधिकारी की बात है। पीठासीन अधिकारी यदि ठीक समझे तो अनुमति दे सकेगा। तो अनुमति दे सकेगा। ठीक है बच्चों, क्या बोला उन्होंने यहां पर, संसद का कोई भी सदस्य किसी अत्यावश्यक या लोकहित के विषय पर अगर चर्चा करना चाहता है तो वो पीठासीन अधिकारी से इस अल्पकालीन चर्चा के लिए अनुमति मांग सकता है। पीठासीन अधिकारी अगर ठीक समझे तो इस संबंध में अपनी अनुमति प्रदान कर सकता है। याद रखिएगा, इस अल्पकालीन चर्चा को 2 घंटे की चर्चा भी कहा जाता है, क्योंकि सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे में चर्चाएं संपन्न होती। तो याद रखिए, सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे के लिए चर्चा। तो वो 2 दिन कौन से होंगे, वो 2 घंटे कौन से होंगे, इसका डिटर्मिनेशन डेफिनेटली पीठासीन अधिकारी द्वारा किया। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, 2 घंटे की चर्चा। क्या कहा जाता है, 2 घंटे की चर्चा। ठीक है बच्चों, तो ये है अल्पकालीन चर्चा, जिसमें हमने देखा संसद का कोई भी सदस्य अत्यावश्यक या लोकहित के विषय पर अगर चर्चा करना चाहता है तो वो पीठासीन अधिकारी से इसके संबंध में अनुमति मांग सकेगा। पीठासीन अधिकारी को अगर लगता है कि विषय अत्यावश्यक है जिस पर चर्चा की जानी चाहिए तो पीठासीन अधिकारी अनुमति प्रदान कर सकता है। ऐसी चर्चा 2 घंटे की चर्चा कहलाती है ना, क्योंकि सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे के लिए होती की संज्ञा। ठीक, तो ये है कार्य दिवस का विभाजन। फटाफट से एक बार देखते हैं हमने कार्य दिवस के विभाजन में क्या देखा। याद रखिएगा, कार्य दिवस का विभाजन 2 पार्ट में किया गया है, एक लंच ब्रेक से पहले और एक लंच ब्रेक के बाद। तो शुरुआती जो होता है 11 बजे से 12 बजे तक का टाइम, वो प्रश्नकाल कहलाता है, जिसमें मंत्रियों द्वारा संसद सदस्यों के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। ये प्रश्न 3 प्रकार के हो सकते हैं, तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना। तारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, जो मौखिक रूप से इनके उत्तर दिए जाते हैं और इनमें अनुपूरक यानी सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अतारांकित प्रश्न कौन से होते हैं, ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके उत्तर लिखित रूप में दिए जाते हैं और इसलिए इनमें किसी प्रकार के कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते। और तीसरा, अल्प सूचना प्रश्न, इन प्रश्नों को लोक महत्व से संबंधित प्रश्न होते हैं। इन प्रश्नों के संबंध में यहां पर ध्यान रखिएगा, 15 दिन से कम अवधि की सूचना देकर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति होती है क्योंकि मौखिक रूप से उत्तर दिया गया।
फिर आया हमारा शून्यकाल, है ना, जो हमने देखा कि संसदीय नियमों में इस प्रक्रिया का वर्णन नहीं है। 1962 से शून्यकाल का प्रारंभ हुआ, जो संसद द्वारा विकसित एक नवाचार कहलाता है। प्रश्नकाल के तुरंत बाद अर्थात 12 बजे का टाइम जो है वो शून्यकाल होता है। इसमें बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं और चूंकि ये इनफॉर्मल अनौपचारिक होते इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण होते। फिर आया आपका आधे घंटे की चर्चा। याद रखिए, संसद में जिन प्रश्नों के उत्तर दे दिए गए हो उन प्रश्नों से जुड़े हुए अगर अन्य कोई विषयों पर चर्चा करनी हो तो यहां पर वो चर्चा की जा सकती है। ये चर्चा लोकसभा में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को होती है और राज्यसभा में तब होती है जो दिन सभापति द्वारा निर्धारित किए जाए। नाम ही है आधे घंटे की चर्चा, तो शाम को 5 से 5:30 का जो टाइम पीरियड होता है उस पर इन पर चर्चा की जाती है। फिर आया लास्ट अल्पकालीन चर्चा। संसद का कोई भी सदस्य अगर किसी अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर चर्चा करना चाहता है तो वह अल्पकालीन चर्चा हेतु पीठासीन अधिकारी से अनुमति मांग सकता है ना। अगर पीठासीन अधिकारी ठीक समझे तो अनुमति दे सकता है और अगर अनुमति दी तो सप्ताह में 2 दिन 2 घंटे की चली चर्चा होगी, इसीलिए इसे 2 घंटे की चर्चा की संज्ञा दी गई। यहां पे कंप्लीट हो रहा है बच्चों हमारा संसद के कार्य दिवस का विभाजन। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।